Yes, very good afternoon, everyone. So finally हम लोग start करेंगे 12th standard. Okay, so everyone ready with the full of enthusiasm? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Okay, आवाज थोड़ी slow आ रही है, जरा जोर से. मुझे enthusiasm दिख नहीं रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, चलो. So finally, so this is अनमोल तलरेजा. कुछ जने मुझे जानते हैं, कुछ जने के लिए मैं नहीं हूँ. ओके, सो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक्स और ओसी. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इकोनॉमिक्स. बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, कितने चैप्टर्स है, क्या है, और हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 1 की तरफ. ठीक है, चलो. तो इकोनॉमिक्स के अंदर टोटली 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर्स. ठीक है, अब बड़े इजी चैप्टर है. जितना आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए आए हो उससे तो काफी इजी है. मुझे कोई बता सकता है कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर कौन सी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी इकोनॉमिक्स के अंदर? एनीवन? कौन सी चीजें पढ़ी थी, कौन से चैप्टर्स अगर कुछ याद हो? यस, डिमांड सप्लाई. ओके, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? यस, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ी थी हम लोगों ने. एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ऐसी सब चीजें. ओके, यस. आदित्य, रवि, बताओ क्या पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड के अंदर? थोड़ा बहुत, जितना आपको याद हो. यस, भावेश, क्या पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में अपने इकोनॉमिक्स के अंदर? यस, मार्केट के रिलेटेड पढ़ा था. नेशनल इनकम पढ़ी थी. यस, पीयूष. यस, विनीता, बता सकती हो यार क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ओके, मार्केट, सप्लाई, डिमांड. ठीक है, फाइन. ओके, सो आप लोगों ने जनरली ग्राफ्स वगैरह पढ़े थे? ग्राफ वगैरह कुछ देखे थे हम लोगों ने? डिमांड सप्लाई रिलेटेड ग्राफ वगैरह पढ़ा था कुछ, उसकी कंसेप्ट्स और ऐसे सब कुछ? Yes, ma'am. ओके, तो काफी डायग्राम्स वगैरह थे, काफी ग्राफ्स वगैरह थे इकोनॉमिक्स के अंदर 11th स्टैंडर्ड में, राइट? सो अब उसी चीज को दोहराते हुए थोड़ा बहुत देखो, 11 चैप्टर्स में से सबसे पहला चैप्टर जो आपका जाएगा वो रहेगा ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स. क्या है सबसे पहला चैप्टर? दैट इज ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स. ओके, फिर हम लोग 12th स्टैंडर्ड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, देन खुशी, म्यूट पे रखो. यस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसे सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. मनी, बार्टर सिस्टम, देन बैंक्स क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, ऐसी सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड के अंदर. बड़ा इंटरेस्टिंग है 12th स्टैंडर्ड. आप लोगों को बहुत 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 मजा आएगा. योर फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा? इकोनॉमिक्स बन जाएगा. ये मेरा गारंटी है. यू लव इकोनॉमिक्स. इतना अच्छा, इतना इजी है 12th स्टैंडर्ड का. ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं बेसिक चैप्टर नंबर 1 की. तो चैप्टर नंबर 1 आपका है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स. जैसा जनरली आप लोग जानते ही हो कि ग्राफ्स हम लोग ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में डिमांड चैप्टर में, सप्लाई चैप्टर में, कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू वाले चैप्टर में, मतलब 3, 4, 5 11th स्टैंडर्ड का 3, 4, 5 चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ ग्राफ्स ही पढ़े हैं. ठीक है, सो कोई मुझे बताएगा डिमांड का ग्राफ कैसे जाता है? कैन एनीवन टेल मी?
और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड? कोई बता सकता है मेरे को? मैम नेगेटिव। नेगेटिव, ओके। सो हम लोग देखते हुए आए थे कि भाई इस तरीके से डिमांड का स्लोप रेडी होता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि कैसा स्लोप होगा, डाउनवर्ड स्लोप के अपवर्ड स्लोप डिमांड का? यस, डाउनवर्ड, ओके। सो दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज अ डिमांड कर्व। व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड? क्यों डाउनवर्ड था? क्योंकि रिलेशन क्या था, इधर हम लोग लिखते थे डिमांड, इधर हम लोग लिखते थे प्राइस। बिकॉज प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड क्या होगा? प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड decreases. प्राइस डिक्रीज, डिमांड Increase. इंक्रीज। इंक्रीज। तो जो डिमांड चैप्टर पढ़ते थे हम लोग, वो पढ़ते थे कस्टमर एंगल से, कंज्यूमर एंगल से, क्योंकि डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर करता है। तो देखो, ये डिमांड का जो कंसेप्ट है वो इकोनॉमिकल कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्राफ्स में, ग्राफ के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायग्राम के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? कोई मुझे बता सकता है व्हाई वी आर यूजिंग ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स? इससे क्या होता है जनरली? मैम इजी कैलकुलेशन करने में। हाँ, समझने में इजी हो जाता है, राइट। और जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई जैसे मैंने लिखा कि भाई प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीजेस, तो ये प्रिंसिपल जो है, ये जो लॉ ऑफ डिमांड होता था, वो क्या हो गया? ग्राफ के थ्रू प्रूफ हो गया, समझे? तो जो एल्फ्रेड मार्शल ने अपने को लॉ ऑफ डिमांड दिया था, तो लॉ ऑफ डिमांड हम लोग डिस्क्रिप्टिव में खाली सेंटेंस क्यों पढ़े हम लोग? उसी को हम लोगों ने टेबल के फॉर्म में और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा, ताकि जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट की क्या हो गई? क्लैरिटी आ गई, समझे? तो सबसे पहली चीज तो आपने बताई कि हाँ भाई इजी हो जाता है कंसेप्ट समझना इकोनॉमिक्स का, क्योंकि जनरली लोग क्या मानते हैं कि यार इकोनॉमिक्स ना बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता है। तो इसी को आसान करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डायग्राम्स, ग्राफ्स, ठीक है। तो ये तो बात हुई डिमांड की, राइट। इसी तरीके से सप्लाई का भी कर्व होता था। सप्लाई का कर्व जाता था अपवर्ड। कोई मुझे बता सकता है क्यों ऐसा? दिस इज सप्लाई, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लोग बोलते थे प्राइस। सप्लाई का कर्व क्यों अपवर्ड स्लोपिंग है? अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई क्या होगा? यस, एनीवन? इंक्रीज होगा, क्योंकि मैम हम इसको प्रोड्यूसर के हिसाब से। हाँ, वेरी गुड। सप्लाई जो स्टडी करते हैं हम लोग, वो प्रोड्यूसर एंगल से करते हैं, और डिमांड जो हम लोग पढ़ते हैं वो कस्टमर एंगल से करते हैं, राइट। तो यहाँ पे किसका सप्लाई में क्या बताया है? सप्लाई करता कौन है? प्रोड्यूसर करता है, सीधी सी बात है, क्योंकि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा और फिर उसकी सेल करेगा, सप्लाई करेगा। और सिंपल सी बात है कि प्राइस जैसे ही मार्केट में बढ़ेगी, प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई ज्यादा करेगा। क्यों ऐसा? व्हाई? प्रोड्यूसर ऐसा क्यों करता है? मैम उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ऑफ कोर्स, बिकॉज प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो सीधी सी बात है, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई ज्यादा करेगा, ज्यादा प्रॉफिट हो उसको, और प्राइस कम होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी सप्लाई? डिक्रीज हो जाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि उसको नुकसान थोड़ी करना है यार। अब प्राइस मार्केट में कम हो जाएगी तो वो सप्लाई में क्या करेगा? कम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हम लोग इकोनॉमिक्स के हैं कंसेप्ट्स, और यही कंसेप्ट्स को हम लोगों ने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक कॉमन चीज है। मैं आपको अब चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन से आती हूँ।
अब चैप्टर नंबर 1 आपका 12th का, जिसका नाम है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। क्या नाम है जिसका? ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। तो हम लोग देखते हुए कि इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम लोग क्या यूज करते हैं? ग्राफ्स यूज करते हैं। अब ये चीज मैं आपको बताऊं कि ये चैप्टर को 2 हिस्सों में बांटा गया है मेरी तरफ से। चैप्टर तो आपका वही है, लेकिन मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। ठीक है, चलो इसको 2 पार्ट्स में बांटते हैं हम। सबसे पहले पार्ट में हम लोगों को क्या समझाया है वो देखेंगे। मैं हेड पॉइंट्स लेती हूँ कि कौन से टॉपिक्स को आपको चैप्टर 1 के अंदर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज बताइए कि डायग्राम और ग्राफ होता क्या है। समझे? एकदम बेसिक से शुरुआत की है 12th स्टैंडर्ड में, ताकि ये काफी आसान हो जाए इकोनॉमिक्स समझना। ठीक है, तो डायग्राम और ग्राफ होता क्या है, उसकी मीनिंग, उनके कंसेप्ट्स, उसके डिफरेंस बिटवीन, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट आएगी यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि ग्राफ और डायग्राम हमारे इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट क्यों है। एक इम्पोर्टेंस तो आपको मैं बता दूं, तो पीयूष ने बता दी मेरे को कि भाई इजी हो जाता है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को पढ़ना। ठीक है, तो ये वाली एक तो बताई दी है आपने, तो इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। फिर आएगा एक टॉपिक एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड while drawing डायग्राम और ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग एक डायग्राम और एक ग्राफ बनाते हैं, तो उसके बाद जब डायग्राम और ग्राफ हम लोग रेडी करते हैं, तो उस वक्त कौन सी चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। समझे? तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्पेक्ट्स। यस पीयूष, एनी डाउट? मैम आपका वीडियो ऑडियो अटक रहा है बहुत। ऑडियो अटक रहा है मेरा? किसको अटक रहा है? सिर्फ आपको Yes, ma'am. कोई और भी है जिसको ऐसा लग रहा है ऑडियो मैम अटक तो रहा है। अटक रहा है? हाँ दीदी अटक। एक सेकंड, एक सेकंड। चलो अब क्लियर है एवरीवन? नाउ इट्स क्लियर? यस मैम। यस दीदी। ओके चलो फाइन। देखो अब सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स, तो डायग्राम और ग्राफ के रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि डायग्राम क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। ठीक है, यू नो देयर इज अ डिस्टेंस, देयर इज अ डिफरेंस एक्चुअली बिटवीन द डायग्राम एंड ग्राफ। काफी बार हमको ऐसा लगता है कि डायग्राम और ग्राफ तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर डिफरेंस बताया है कि क्या डिफरेंस है डायग्राम और ग्राफ के अंदर। फिर आ जाता है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज ग्राफ्स एंड डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स, क्यों हम लोग डायग्राम्स और ग्राफ्स बनाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर तीसरी चीज आती है कि जब डायग्राम और ग्राफ हम लोग बनाते हैं, तब हम लोगों को कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, इस चीज के रिलेटेड भी इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया है। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ डायग्राम, कि कौन से टाइप्स ऑफ डायग्राम है और कौन से टाइप्स ऑफ ग्राफ है। जैसे हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए आ रहे थे कि बार डायग्राम, स्टैट्स में आप पढ़ते थे बार डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, ऐसी सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी आई थिंक। यस और नो? स्टैट्स के अंदर पढ़ी थी बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम, ऐसा कुछ? यस दी। यस और नो? पढ़ा है ऐसा कुछ? ओके यस।
तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा आपको टाइप्स ऑफ ग्राफ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ ग्राफ। यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर टाइप्स ऑफ ग्राफ में ना सिर्फ हेडिंग दी है, अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। बाकी जितने भी पॉइंट्स है ना, ये 1 2 3 4, उसके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। लेकिन टाइप्स ऑफ ग्राफ के अंदर सिर्फ हमको क्या दिया हुआ है? पॉइंट्स दिए हुए हैं बस, के कौन से टाइप्स ऑफ ग्राफ है। जैसे हिस्टोग्राम 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते थे, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, कर्व और ऐसी सब चीजें। वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीजें होती है। जब हम लोग डेप्थ में जाएंगे चैप्टर के अंदर, तब हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे, समझे। तो यहाँ पे इतने जो टॉपिक है वो पार्ट 1 के अंदर मैं इसको लेती हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पार्ट 2 की तरफ, कि दूसरा हिस्सा इस चैप्टर के अंदर क्या है। दैट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक्स। क्या बताया है? सेकंड जो पार्ट है वो क्या है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। भले ही चैप्टर का नाम ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स है, लेकिन इसी चैप्टर के अंदर टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी बताया है कि कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग इवन इकोनॉमिक्स को समझने के लिए पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए यूज करते हैं। अभी आप लोगों के सामने ही है, हम लोग 3 टेक्नोलॉजीज यहाँ पे बताई हुई है। सबसे पहले तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब आप मुझे बताओ कि आई एम यूजिंग लैपटॉप, राइट। मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ, किसके लिए? लेक्चर लेने के लिए। किस चीज का? इकोनॉमिक्स समझाने के लिए। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ क्या करने के लिए? इकोनॉमिक्स समझाने के लिए। तो इकोनॉमिक्स में टेक्नोलॉजी भी तो यूज होती है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी यहाँ पे बताया है कि हम इकोनॉमिक्स में कंप्यूटर को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे यू नो के वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, एक्सेल यूज कर सकते हैं हम लोग, पीपीटीज प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट का बजट अनाउंस हुआ, राइट, फरवरी में। अब उस बजट को एक्सप्लेन करना हो स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट्स को अपनी प्रेजेंटेशन बनानी हो उसके ऊपर, तो कंप्यूटर की मदद से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो आसान से बना ही सकते हैं ना वो लोग बजट के ऊपर। भाई बजट क्या होता है? पहले स्लाइड में भाई बजट बता दो, व्हाट इज बजट। दूसरे स्लाइड में आप बताओ कि अकाउंट्स ऑफ बजट कितने हैं। तीसरे स्लाइड में आप बताओ कि टाइप्स ऑफ बजट कौन से हैं। तो इस तरीके से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू इकोनॉमिकल कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो सिंपल तरीके से। So we are using computer technology to study the economics, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे ये चीज बताई है। इवन बहुत थोड़ा बहुत इसके अंदर डेप्थ भी दिया हुआ है काफी, कि हम लोग एक्सेल भी यूज करते हैं। अब जैसे आपको पता हो कि कंट्री में सेंसस होता है, कोई मुझे बता सकता है सेंसस क्यों कंडक्ट करते हैं? व्हाई? और पॉपुलेशन देखने के लिए। हाँ, पॉपुलेशन के लिए। ओके, वेरी गुड, पॉपुलेशन। और कितने इयर्स में होता है सेंसस कंडक्ट? हाँ, 10 years में। 10 years एवरी 10 इयर्स में सेंसस कंडक्ट होता है पॉपुलेशन कैलकुलेशन के लिए, कि ओवरऑल कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, राइट। तो आप सोचो कि इतनी बड़ी डेटा वो लिखी कहाँ पे जाती है? नोटबुक में लिखेगा कोई भी? सिंपली नो। किसमें लिखा जाता है? एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल में ही सारी डेटा टाइप की जाएगी और सिक्योर की जाएगी। और जितनी भी हम लोगों को लेंथी डेटा लिखनी हो, हम लोग लिख सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो what we are doing, we are using computer technology in the study of economics simply। तो पहले तो बात कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की है। दूसरा टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो बताया हुआ है वो बताया है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। क्या बताया हुआ है? इंटरनेट। हम लोग लाइव लेक्चर कैसे ले रहे हैं? किसके मदद से? कंप्यूटर तो है ही। दूसरी चीज, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए? इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट हम लोग किस तरीके से आपस में कनेक्ट हो पाएंगे? तो इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ रहा है? कंप्यूटर तो यूज करना ही करना पड़ रहा है। दूसरी चीज इंटरनेट भी यूज करनी पड़ रही है।
सिंपली बात है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इवन इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग गूगल बाबा पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो भी आपको पढ़ना हो, आपको बुक्स चाहिए, आपको कोई कंसेप्ट चाहिए, आपको कोई यूट्यूब वीडियो देखनी हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आज तो क्या हो गया है, आपके पॉकेट में भाई, आपके पास अगर फोन है और आपके पास भाई डेटा किया हुआ है, आप इंटरनेट किया हुआ है, कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ भाई, आराम से पढ़ सकते हो भाई। हाँ, इंटरनेट भाई नेटवर्किंग होना चाहिए अच्छा खासा, तो आप किसी भी कोने में चले जाओगे तो आप इजीली कहीं पे भी पढ़ सकते हो। एक और चीज यहाँ पे बताई हुई है कंप्यूटर में, पेन ड्राइव रिलेटेड। यू नो आजकल तो यार कितना इजी हो चुका है, आप कोई भी कंसेप्ट पेन ड्राइव में डाल दो, कहीं भी किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड चले जाओ, आपके पास पेन ड्राइव है, आपके पास कंप्यूटर है, पेन ड्राइव को कनेक्ट करो कंप्यूटर के साथ, बीच पे बैठ के पढ़ना हो या किसी लेक के पास में बैठ के पढ़ना हो जहाँ पे भले नेटवर्क नहीं हो लेकिन आप पढ़ सकते हो। तो कंप्यूटर, इंटरनेट ये क्या कर दिया है, आसान बना दिया है हमारी लाइफ को, हमारे स्टडी पैटर्न को काफी इजी बना दिया हुआ है। जो पहले बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, पहले जो नोट्स होते थे, क्योंकि नोट्स अगर हम लोग संभाल के रखते हैं तो क्या हो जाता है, फिर कभी पानी गिर गया, कभी कुछ पेस्ट हो गया, कभी कोई जैसे रख रख के कैसे पूरा एकदम रद्दी जैसा हो जाता है, तो वैसा टाइम गया भाई। अब किसका टाइम है, अब आप लोग देखो कि आपके टाइम पे इवन हम लोग कैसा लेक्चर ले रहे हैं, लाइव लेक्चर ले रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, आप वहां पर हो, सिर्फ इतनी है चीज, हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, आसानी से कनेक्टेड हो गए हम लोग, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स को पढ़ने, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, इवन हर एक सब्जेक्ट, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना हो आप इन दोनों की मदद से पढ़ सकते हो। लेकिन मुझे कोई लिमिटेशन बता सकता है इस चीज की कि कंप्यूटर और इंटरनेट में मानती हूँ कि हमारी स्टडी पैटर्न और हमारे लाइफ को आसान कर दिया उन्होंने काफी, लेकिन कोई लिमिटेशन बता सकता है मेरे को, कोई कंस्ट्रेंट बता सकता है इस चीज का कि कहाँ पे कोई नुकसान हो कुछ? मैम आंखों में। क्या बोल रहे हो पीयूष? आईज में। आईज, ओके, यस, आईज पे इफेक्ट होगा, एक्सपेंसिव है थोड़ा, यस ऑफ कोर्स। एक चीज मैं आपको बताऊं, आज देखो हमारे पास कंप्यूटर भी है, हमारे पास इंटरनेट भी है, लेकिन सिंपल सी चीज है, ये टीचर को रिप्लेस कर सकता है, यस और नो? नो, क्योंकि ये दोनों चीजें कैसी है, मैनमेड है, और एक इंसान कभी ऐसी चीज नहीं बनाएगा जो एक इंसान को ही हटा दे, एक रिप्लेस कर दे उसको। ये चीज दिमाग में रखना कि आज भले ही इकोनॉमिक्स पढ़ना और ये सब चीजें आसान हो गई है, लेकिन टीचर को रिप्लेस कर दे ये दोनों, वैसा नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन भी आती है टेक्नोलॉजी की, भले ही कितना भी टेक्नोलॉजी आजकल हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एक दो पॉइंट्स है। और सेम एज इट इज, अगर इंटरनेट आपको सही तरीके से भाई चलाने नहीं आता, या कंप्यूटर इवन आपको किसी को चलाने नहीं आता है बराबर से, तो क्या होगा, अगर आपने जो भी डेटा लिखी होगी और आपको अगर कुछ भी आइडिया नहीं है उसके रिलेटेड, एक डिलीट बटन भी आप दबा देते हो, कुछ भी कर देते हो, तो पूरी डेटा उड़ भी सकती है, या वायरस और ऐसी सब चीजें भी घुस सकती है अंदर। तो मतलब इतनी छोटी चीज से पूरा डेटा वगैरह खराब भी हो सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस है कंप्यूटर और इंटरनेट की, जो इस चैप्टर के अंदर बताई है। इसकी इंपॉर्टेंस तो बताए, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ लिमिटेशंस की भी बात इस चैप्टर के अंदर की है। अब लास्ट वन, दैट इज डेटा सीडी। क्या है लास्ट इसके अंदर टॉपिक बताया हुआ है, दैट इज डेटा सीडी। डेटा सीडी सिंपल सी बात है, सीडी इज अ कॉम्पैक्ट डिस्क जिसके अंदर हम लोग काफी डेटा रख सकते हैं। जैसे आपको पता हो कि WHO है, राइट, इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, बिकॉज यू नो हेल्थ जो है ना इज अ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो वो हेल्थ इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स, राइट। तो यहाँ पर
देखो WHO ने जो भी रिसर्च किया हो या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या RBI, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो रिसर्चेस करती रहती है। और रिसर्चेस करेगी तो सीधी सी बात है वो डेटा कलेक्शन तो करेगी। अब डेटा कलेक्शन करेगी तो वो लिखेगी किस पे? एक्सेल में करेगी। और काफी बार क्या होता है, ये जो डेटा है उसको ट्रांसफर किया जाता है CD के अंदर, और ये CDs को काफी सारे कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, MBA वाले इंस्टीट्यूशंस, इन सबको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है बहुत पैसों में, बहुत एक्सपेंसिव, इसका चार्जेस बहुत लगता है ये CD वगैरह। जैसे यू नो के सेंसस ऑफ इंडिया के ऊपर एक CD बना दी, या फिर पूरे कंट्री का जो नेशनल इनकम है उसके ऊपर CD बना दी, या ये अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कोई कैलकुलेशन किया हो जो डेटा वगैरह उसके ऊपर CD तैयार हो गए। तो ऐसे CDs को क्या किया जाता है, सेल भी किया जाता है बहुत एक्सपेंसिव में, बहुत ज्यादा खर्चा, बहुत कॉस्टली होती है वो सब CDs, समझे। तो इस तरीके से हम लोग इकोनॉमिकल टॉपिक को, कोई भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर अगर कुछ भी रिसर्च हुआ है वो डेटा CD में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, और वो डेटा CD के ऊपर अगर किसी और को रिसर्च करना हो तो वो भी कर सकता है। तो डेटा CD रिलेटेड भी यहाँ पर आपको क्या बताया है, इट्स लाइक अ शॉर्ट नोट जैसा आपको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया है। सो नाउ यू आर क्लियर विद चैप्टर 1 के चैप्टर 1 के अंदर हमको पढ़ना क्या है भाई? यस एवरीवन, के चैप्टर 1 के अंदर हाइलाइट्स जो थी कि भाई क्या क्या अपने को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। मैं थोड़ा सा एक डिटेल में जाऊं तो ये जो टाइप्स ऑफ डायग्राम्स है, तो टाइप्स ऑफ डायग्राम्स आपको इस चैप्टर के अंदर 3 डायग्राम्स को बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला तो लाइन डायग्राम, और यहाँ तो हम बोल सकते हैं टाइम बेस्ड, जो हम लोग पढ़ते हुए आए, दैट इज अ लाइक दिस अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज अ लाइन डायग्राम, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। देन यू नो इसको कौन सा डायग्राम बोलते हैं हम लोग, मुझे कोई बताएगा? बार डायग्राम। बार डायग्राम, यस। तो बार डायग्राम को क्या किया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बार डायग्राम के टाइप्स भी बताए हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ये वाला डायग्राम भी बताया हुआ है, कोई बता सकता है ये कौन सा डायग्राम है? पाइग्राफ, पाइग्राफ, पाई डायग्राम, यस। तो हमको 3 डायग्राम को डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, एक लाइन डायग्राम, एक बार डायग्राम और एक पाई डायग्राम। इन तीनों को डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 के अंदर अपने को ये टॉपिक पढ़ने हैं। अब मैं बात करूं थोड़ा मार्किंग सिस्टम का, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर में आपको ग्राफ होता क्या है और डायग्राम क्या होता है वो समझता है, थियोरिटिकल, ठीक है, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली एग्जांपल्स वगैरह भी है जिससे आप प्रैक्टिस कर सको ग्राफ और डायग्राम की। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये चैप्टर, तो मैं आपको ये चीज क्लियर करूं। आपको पता है पेपर स्टाइल जनरली यू नो के सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, सेक्शन E, इस तरीके की आपकी पेपर स्टाइल आती है। MCQs 1 मार्क्स, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ का, तो वो ग्राफ को कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर से, 5 मार्क्स के अंदर, समझे। प्लस 3 मार्क्स के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के अंदर से, 3 मार्क्स के अंदर। तो मतलब आप सोचो 3 मार्क्स के अंदर भी आएगा, 2 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, MCQ एक आएगा, 1 लाइनर एक आएगा, समझे। मतलब इन एवरी सेक्शन, सेक्शन A हो, B हो, C हो, D हो, E हो, हर एक सेक्शन में इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आ ही रहा है। मतलब ये चैप्टर का वेटेज कितना ज्यादा हो गया, क्योंकि आपका 100 मार्क का पेपर और आपके जनरली आप देखो तो 11 चैप्टर है आपके, मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखते हैं पेपर सेल, पुरानी वाली पेपर सेल अपने देखते हैं ना, तो ऑन एन एवरेज एक एक चैप्टर 8-10 मार्क जितना होता ही है। डेटा देखो, ग्राफ की जो डेटा आएगी ना वो किसी और चैप्टर से आ सकती है, लेकिन ग्राफ बनाना क्योंकि 5 कैश मार्क्स है, इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ अ ग्राफ,
सबसे इजी क्वेश्चन है ये, इसके अंदर कुछ पढ़ना नहीं है, बस आपको अगर कंसेप्ट पता है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। बार डायग्राम आपसे पूछ लेते हैं 5 मार्क के अंदर, प्लीज ड्रॉ बार डायग्राम एंड एक्सप्लेन द एनालिसिस ऑफ इट। इतना इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो 5 कैश मार्क्स हम क्यों गवाए? तो इस चैप्टर को पढ़ने से हमारे पास कम से कम ऐसा समझ लो 10 से 12 मार्क तो ऐसे ही आ जाएगी अगर सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ते हो आप। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि चैप्टर 1 का वेटेज कितना अच्छा है 12th बोर्ड के अंदर। और न्यू पेपर स्टाइल जैसे अभी आई है भाई 15 एमसीक्यू 15 वन लाइनर्स, तो आई थिंक लाइक दैट कि भाई शायद आपकी भी सेम पेपर स्टाइल हो सकती है। तो काफी बेनिफिटेड है, काफी इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स है जो आपको अगर एक बार समझा देना, मतलब एक बार आप मैं समझा दूं, एक बार आप लर्न कर दो, एक बार आप टेस्ट दे दो, खत्म हो गया चैप्टर। नेक्स्ट टाइम आपको देखने की जरूरत ही नहीं है चैप्टर को। और ये टॉपिक्स तो ऐसे है कि अगर मैं नहीं पढ़ाऊं, फॉर एग्जाम्पल भाई कंप्यूटर रिलेटेड, कोई भी बच्चा लिख सकता है उस टॉपिक के ऊपर, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो लिख ही सकता है। सेम टेक्स्ट बुक का ऐसी लैंग्वेज और उसके अंदर बहुत सारी नई नई चीजें दी है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो लिख सकता है। तो 3 मार्क का अगर क्वेश्चन इसमें से आता है तो उसको 1-1.5 मार्क तो मिलेगी कम से कम। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि चैप्टर 1 एक तो इजी, ऊपर से काफी अच्छा वेटेज भी। और इस वीक के अंदर हम लोग चैप्टर 1 खत्म कर दें, साथ में हमारी पॉसिबिलिटी हो तो टेस्ट भी हो जाएगी हमारी, क्योंकि काफी इजी चैप्टर है। तो क्लियर हुआ हर किसी को कि चैप्टर 1 के अंदर हमको क्या पढ़ना है? एवरीवन यस मैम। जस्ट रेज अ हैंड जिसको जिसको क्लियर हुआ, और जिसको जिसको क्लियर नहीं हुआ वो बता सकते हो मेरे को, कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, फाइन, चलो ओके। सो हमारे पास 5-10 मिनट और है, हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज। चैप्टर 1 को उठाएंगे, तो उसका बेसिक तो हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया चैप्टर 1 के अंदर क्या है। अब एक कंसेप्ट को उठाऊंगी मैं, दैट इज ग्राफ एंड डायग्राम। इस चैप्टर के अंदर ये चीज बोली हुई है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ, राइट? अब आप मुझे बताओ, एक मैं 2 डायग्राम्स मतलब एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? आपको कौन सा समझ में आया वो चीज पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, एक ये बन गया हमारा अब आप मुझे बताओ कि आपको दोनों में से कौन सा इजी लगा, ए और बी? दिस इज ए एंड दिस इज बी। मैम ए इजी है। ए में क्या बताया है? मंथ दिए हुए जैन फेब मार्च, उधर सेल्स दिए हुए हैं। कौन से मंथ में ज्यादा सेल्स है? फैब। अब आप मैं ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं क्वेश्चन नहीं पूछती ना तो भी हर किसी को समझ में आ जाता। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायग्राम। सेकेंड वाला जो है वो क्या है? ग्राफ। दोनों चीजें, दोनों की डिफाइन जो है ना, डायग्राम और ग्राफ, दोनों की डिफाइन सेम है कि भाई दिस इज मतलब डायग्राम इज आल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा इन अ वे ऑफ पिक्चर, ये डिफाइन है। ग्राफ की भी, ग्राफ इज आल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा इन वे ऑफ पिक्चर, दोनों की डिफाइन सेम है। लेकिन एक सिंपल सी चीज है कि डायग्राम क्या है? कॉमन मैन जो लिटरेट नहीं है ना वो भी समझ सकता है। यस प्रीतम,
मैम ये भी तो ग्राफ ही है ना, तो मैम इसको डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्या बोल रहे हो? मैम ये भी तो ग्राफ ही है ना, तो इसको डायग्राम क्यों बोलते हैं? ग्राफ? हाँ, ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं, मैं वो चीज क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि दिमाग में क्या है, सबके दिमाग में ये चीज होती है कि डायग्राम और ग्राफ तो एक ही चीज है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्लियर कट डिफरेंस बताया है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, समझे? डायग्राम जो है ना, वो कॉमन मैन अंडरस्टैंड कर सकता है, जो लिटरेट नहीं है, जो इलिटरेट पर्सन है ना, उसको भी समझ में आ सकता है वो चीज। लेकिन ग्राफ के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जिसको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है, जो कैलकुलेशंस, फॉर्मूला, ऐसी सब चीजें जानता है, जिसको कंसेप्ट्स पता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के, वो जना जो होगा ना, वो समझ सकता है ग्राफ को। जैसे हमको अगर स्टैटिस्टिक का नॉलेज है, ठीक है, तो मुझे ये चीज पता है कि दिस इज अ ट्रेंड, भाई आपको पता है ये जो चीज मैंने की है वो आपके स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 3, आपका चैप्टर नंबर 3 आएगा 12th स्टैंडर्ड के अंदर स्टैटिस्टिक्स में, जिसका चैप्टर का नाम होगा टाइम सीरीज करके। वो चैप्टर के अंदर क्या है? बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक कैलकुलेशंस है, उसके ऊपर डेटा होगी, डेटा बनेगी, आप ऐसे टेबल्स वगैरह बनाओगे, और वो टेबल्स के थ्रू आप क्या बनाओगे? ग्राफ बनाओगे, समझे? लेकिन डायग्राम में ऐसा नेसेसरी नहीं है। जिसको अगर स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज नहीं भी है ना, वो भी ये समझ सकता है, लेकिन ये चीज वही समझेगा जिसको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है, समझे? तो ये जो एजुकेशनिस्ट, रिसर्चर्स, ये जो लोग होते हैं ना, वो लोग समझते हैं इस चीज को, लेकिन ये कोई भी कॉमन मैन समझ सकता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, कि डायग्राम के लिए नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो